ये जो हम आजकल ईरान और इजराइल के बीच इतनी टेंशन देख रहे हैं, क्या ये सब अभी अभी शुरू हुआ है या फिर इसकी जड़ें कहीं बहुत बहुत गहरे पुराने इतिहास में छिपी हैं? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ आज की लड़ाई है या फिर उन घटनाओं का नतीजा जो सदियों पहले हुई। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से लेके आज तक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आज इस वक्त ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच का जो मूल मतभेद है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और बस उसकी विदेश नीति पूरी तरह से बदल गई। तब से ईरान इजराइल को एक देश मानता ही नहीं, उसे कब्जा करने वाला राष्ट्र कहता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लगता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ईरान खुलकर उसका विरोध करता है और इजराइल का ये भी आरोप है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये दुश्मनी आखिर इस मोड़ पर पहुंची कैसे? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और इजराइल की जड़ों को समझना होगा। यहूदी लोगों का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। देखिए, लगभग 1200 से 1500 ईसा पूर्व के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे उनकी एक बहुत मजबूत पहचान बनी। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और 1933 से 1945 के बीच जर्मनी में हुआ होलोकॉस्ट, एक ऐसा भयानक नरसंहार जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी दर्दनाक घटना की वजह से 1948 में इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। और हॉलोकॉस्ट कितना भयानक था, ये इस आंकड़े से पता चलता है। इस दौरान करीब 60 लाख यहूदियों की एक प्लान के तहत हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि इस भयानक त्रासदी ने यहूदी लोगों के मन में एक सुरक्षित घर, एक अपनी जमीन की जरूरत को एक अटूट संकल्प में बदल दिया। और पता है, यही भावना 1948 में इजराइल के बनने का एक मुख्य कारण बनी और इसका असर आज भी उसकी सुरक्षा नीतियों पर साफ साफ दिखता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी ईरान। देखते हैं कि आखिर कैसे एक घटना ने ईरान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। 1979 की इस्लामी क्रांति, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पता है, इस क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते ठीक ठाक थे, मतलब सामान्य थे। लेकिन जैसे ही क्रांति हुई, ईरान की राजशाही खत्म हो गई और वहां एक इस्लामी गणराज्य बना। और इस नई सरकार ने अपनी विदेश नीति का एक मेन पिलर ही इजराइल का विरोध बना लिया। आजकल ये दुश्मनी ना सीधे सीधे कम लड़ी जाती है और प्रॉक्सी के जरिए ज्यादा। प्रॉक्सी मतलब दूसरे समूहों के जरिए। और इसमें सबसे अहम नाम किसका आता है? हमास का। तो हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक और मिलिटेंट ग्रुप है। इसका कंट्रोल गाजा पट्टी पर है, जो फिलिस्तीनी आबादी वाला एक छोटा लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है। तो देखिए, ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है। पहला स्टेप, ईरान हमास जैसे ग्रुप्स को पैसे और हथियार, मतलब हर तरह का सपोर्ट देता है। दूसरा स्टेप, जब हमास और इजराइल के बीच लड़ाई होती है तो इसका सीधा असर ईरान और इजराइल के रिश्तों पर पड़ता है और नतीजा, तनाव और ज्यादा गहरा हो जाता है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, खासकर 2008, 2014 और 2023 में गाजा में बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध हुए हैं और इन लड़ाइयों का नतीजा हमेशा बहुत भयानक रहा है। हजारों जानें गईं, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ हो गया है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा जटिल है। तो इस संघर्ष की जड़ में आखिर है क्या? 3 चीजें हैं: विचारधारा, धर्म और शक्ति। सोचिए, एक तरफ एक यहूदी राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा और पहचान को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता है, तो दूसरी तरफ एक इस्लामिक गणराज्य है जो उसे देश ही नहीं मानता। और इन सब के ऊपर ये मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की भी एक लड़ाई है। लेकिन जानते हैं, इन सभी बड़ी बड़ी बातों, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के बीच में एक सच है जो कभी नहीं बदलता। वो ये कि इस संघर्ष की सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, फिर चाहे वो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी हो या इजराइल में रहने वाले नागरिक।
तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल संघर्ष जो है वो इतिहास, पहचान और सत्ता का एक ऐसा उलझा हुआ मिक्सचर है जो आज भी मिडिल ईस्ट की शांति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शायद सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी भावनाओं से थोड़ा परे जाकर इन ऐतिहासिक तथ्यों को समझने की कोशिश करें।